नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नया सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1599 ईस्वी के सितंबर माह में लंदन के मेयर की अध्यक्षता में वहां के व्यापारियों के एक समूह ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। और इसी क्रम में एक माह के बाद एक कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा जाता है। इस कंपनी को लगभग एक वर्षों के बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की दोपहर में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त होता है, जिसकी दो विशेषताएं थीं। इसी चार्टर के माध्यम से कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ था कि अब कंपनी आधिकारिक रूप से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में सक्षम हो गई। इसके अतिरिक्त उस चार्टर में एक और बात लिखी गई थी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार इसी कंपनी को दिया जाएगा, अर्थात किसी अन्य ब्रिटिश नागरिक को कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। बात आगे बढ़ी, समय बीतता चला गया। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उनकी जगह पर सम्राट जेम्स प्रथम बनते हैं। व्यापार का सिलसिला चल पड़ा और 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम से इस कंपनी को एक चार्टर प्राप्त हुआ, जिसमें दो बातें निहित थीं। एक तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था उसको शाश्वत बना दिया गया, अर्थात अनंत समय तक, जब तक कंपनी रहती तब तक उसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार रहता। दूसरी बात कि कंपनी को 3 वर्ष पहले सूचित करके यदि राज्य हित की बात आती तो सरकार अधिग्रहित कर सकती थी। ये दो प्रमुख बातें उस चार्टर में लिखी गई थीं, जो 1609 ईस्वी में कंपनी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी, अर्थात सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा दी गई थी। इसी प्रकार के चार्टर कंपनी को 1615 और 1624 ईस्वी में प्राप्त हुए। 1624 ईस्वी के बाद सम्राट की आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हुई, जिससे उबरने के लिए सम्राट ने कंपनी से 1,70,000 पाउंड की राशि का अनुदान प्राप्त किया, जिसके एवज में कंपनी को दोबारा एक चार्टर दिया गया, जिसमें एक विशेष बात निहित थी कि पहले तो एकाधिकार की बात तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय से ही चली आ रही थी, उसको निरंतरता दी गई इस चार्टर अधिनियम में, चार्टर में। दूसरी बात जो थी कि कंपनी को इस बार 1,70,000 पाउंड की राशि के एवज में सामरिक शक्तियां भी प्रदान की गई, अर्थात व्यापार करने के दरमियान यदि आवश्यकता पड़ती तो कंपनी युद्ध की व्यवस्था कर सकती थी, संधि कर सकती थी, व्यापारिक कोठियों को किले बंद कर सकती थी। इस तरह के सामरिक अधिकार कंपनी को दे दिए गए। लेकिन कुछ ब्रिटिश व्यापारी इस चार्टर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो निरंतर व्यापार करते हुए आ रहे थे, वो खुद को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, लेकिन गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज उनको दस्तंदाज कहा करती थी। कुछ समय बीता, व्यापार का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। कुछ व्यापारी जबरदस्ती व्यापार भी करते रहे साइड एरिया में। 1688 का वर्ष आता है, जिस वर्ष इंग्लैंड की क्रांति हुई। जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट होता है। जेम्स प्रथम के बाद जेम्स द्वितीय सम्राट बने और उनका तख्ता पलट 1688 ईस्वी में हो गया। उनकी जगह पर उनकी जगह पर विलियम तृतीय और मैरी ने संयुक्त रूप से वहां की सरकार की बागडोर संभाली।
कुछ नवीन बातें अस्तित्व में आई, जैसे संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना वहां पर की गई। नंबर 2, इस संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हिग पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई। लेकिन ये हिग पार्टी की जो सरकार थी वह कंपनी को दिए गए एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। वो अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भी व्यापार करने का अधिकार देना चाहती थी। क्योंकि इस कंपनी के प्रमुख व्यक्तियों से हिग पार्टी के सदस्यों के संबंध अच्छे नहीं थे। एक अनुमान यह भी लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इसलिए हिग पार्टी की सरकार एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी और इसी एकाधिकार को तोड़ने के लिए कंपनी ने अपने संरक्षण में एक नवीन कंपनी का गठन किया जिसका नाम था न्यू कंपनी। न्यू कंपनी अब इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ दो कंपनियां व्यापार में संलग्न हुई। पहली पुरानी कंपनी जिसका नाम था गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। दूसरी जो कंपनी थी वह थी न्यू कंपनी जिसकी स्थापना हिग पार्टी की सरकार के संरक्षण में की गई थी। अब गतिरोध की स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो गई। न्यू कंपनी को सरकार का संरक्षण प्राप्त था और पुरानी कंपनी महारानी एलिजाबेथ से शुरू होकर जेम्स द्वितीय तक जो उनको चार्टर प्राप्त हुआ था एकाधिकार के संदर्भ में, उसका हवाला देते हुए ये पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस प्रकार गतिरोध बढ़ता चला गया। नवीन कंपनी जो थी न्यू कंपनी, उसको रोकने के लिए पुरानी कंपनी ने उनके रेड ब्रिज नामक जहाज पर कब्जा कर लिया। गतिरोध बहुत तेजी से और बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा था। इस गतिरोध को कम करने के लिए और एक और घटना उसी समय घटित हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार उस समय आर्थिक संकट से जूझ रही थी। किन्हीं कारणों से इन सब बढ़ते गतिरोध को कम करने के लिए और आर्थिक संकट से उबरने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दो प्रमुख कदम उठाए। सबसे पहले 1894 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स से एक प्रस्ताव पारित 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स से एक प्रस्ताव पारित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अगले आदेश तक सभी ब्रिटिश नागरिकों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक समान अधिकार दिया जाएगा। दूसरी बात, अपने आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार की नीलामी करवा दी। इसके पीछे उनका राजनीतिक मंतव्य था कि जो कंपनी ताकतवर होगी वो नीलामी खरीद लेगी और लोगों का दिल जीतने के लिए उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के दरवाजे सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिए। ये कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा था जिसको उन्होंने बहुत स्मूथ मैनर में कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने की कोशिश की और सफल भी हुए। सरकार के संरक्षण में पल रही एक कंपनी न्यू कंपनी ने 20 लाख पाउंड की राशि देकर इस नीलामी को खरीद लिया। लेकिन अब समस्या आ गई कि उनके पास अनुभवों की कमी थी। उनके पास ज्यादा दिनों तक व्यापार करने का एक्सपीरियंस अनुभव नहीं था, इसलिए वो पीछे पड़ रही थी। दांव पेच की भी उनके पास कमी थी, समझ की कमी थी। तो इन सभी
तत्वों के मध्य में कहीं न कहीं उनको होने वाले घाटे का एक दौर आरंभ हो गया। पहली बात। दूसरी बात, हाउस ऑफ कॉमन्स से प्रस्ताव जो पारित किया गया था उसका जो पहला भाग था कि अगले आदेश तक सभी ब्रिटिश नागरिकों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक समान अधिकार दिया जाएगा। इसका परिणाम यह निकला कि दो और कंपनियां अस्तित्व में आ गईं, जिनका नाम था जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट। ये दो नवीन कंपनियां हो गईं। अब क्या हुआ कि इन परिस्थितियों में चार कंपनियां पूर्वी देशों के साथ व्यापार में संलग्न थीं। सबसे पहले पुरानी कंपनी जिसका नाम था गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। दूसरी कंपनी थी जिसको सरकार के संरक्षण में स्थापित किया गया था, न्यू कंपनी। तीसरी कंपनी थी जनरल सोसाइटी और चौथी कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट। इस प्रकार चार कंपनियां पूर्वी देशों के साथ व्यापार में संलग्न होनी शुरू हो गई और संलग्न रही। लेकिन समस्या क्या थी कि जितना अनुभव एक पुरानी कंपनी के पास था उतना अनुभव किसी और कंपनी के पास था नहीं। ये अलग बात है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार की नीलामी इन्होंने खरीद ली थी न्यू कंपनी ने, लेकिन अनुभव की कमी। उस दूसरी बात, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट, इसने नारिश मिशन भेजा था मुगल दरबार में लेकिन कि व्यापारिक छूट प्राप्त हो सके, लेकिन वो व्यापारिक छूट प्राप्त करने में असफल हो गए। अब इनके पास भी विकल्प नहीं था, प्रतिद्वंद्वी चार हो गए थे, व्यापार में घाटा हो रहा था। इनके पास पुरानी कंपनी में विलय होने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा था। गोडोल इसकी शुरुआत होती है कि न्यू कंपनी के विलय से। गोडोल फिज नामक एक व्यापारी की मध्यस्थता से न्यू कंपनी का विलय पुरानी कंपनी में हो गया, अर्थात न्यू कंपनी का विलय गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट में हो गया। नारिश मिशन की असफलता के बाद इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट का विलय इसमें हो गया, पुरानी कंपनी में। अब पुरानी कंपनी पहले से ज्यादा ताकतवर और स्थितियों में सुदृढ़ हो गई। एक बची जनरल सोसाइटी नामक कंपनी, उसका भी अंततोगत्वा इसमें विलय हो गया और इस प्रकार इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म का नाम गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज से बदलकर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट कर दिया गया। इसी कंपनी का नाम बदलकर 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। वहां से 1833 से अगर मूल रूप से हम लोग समझने का प्रयास करें तो 1833 के बाद ही इसका नामकरण ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी नहीं, पहले गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज थी। उसके बाद छोटी छोटी कंपनियों के अधिग्रहण करने के बाद इसका नामकरण यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज हो गया। उसके बाद चार्टर्ड अधिनियम 1833 जो कि भारत के संदर्भ में है लाया गया था, उसके तहत इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर इतनी बड़े कंपनी के इतने बड़े नाम की जगह ब्रिटिश आला अधिकारियों को कुछ छोटे नाम की आवश्यकता पड़ी और उसका परिणाम यह निकला कि इसका नामकरण ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म होता है। आगे के अध्याय में पढ़ेंगे
कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक लाभ उठाकर किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर शासन किया, उन सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।